कंसंट्रेट करेंगे इधर। पहले पीरियड में आपने बहुत मजे ले लिए, फ्री मिल गया आपको, आप इधर देखिए। कल मैंने आपको एक थ्योरम समझाई थी ना? कौन सी थ्योरम थी वो? 9.7। ठीक है, और क्या हुआ? देखो थ्योरम कौन कौन से आपके सिलेबस में है, ये मैंने आपको एक बार बताया था ना, वो अपडेटेड था, सिलेबस से बताया था मैंने। ये वाली थ्योरम थी ना, इसका प्रूफ मैंने बता दिया ना। तो अब आपको इससे क्या याद रखना है? देखो इससे आपको ये याद रखना है कि कोई आर्क जो होता है, कोई भी आर्क, बोलो कोई भी आर्क, जैसे यहाँ पर ये आर्क है, ये भी प्रकट होने में 1 घंटा लगा है। ये जो है, अगर ये आर्क एक एंगल, अगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया ना, मैं उसको उठा के क्लास से बाहर फेंक देने वाली। कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, मान लिया ये है, ठीक है, इसको एक्स कह दो, और वही आर्क अगर सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल बना रहे, जस्ट पहले जो हमने थ्योरम की थी, तो ये एंगल इसका क्या होता है? डबल, या ये भी कह सकते हैं ये इसका क्या होता है? आधा, यानी ये x/2 होगा। ठीक है, इस केस में अगर मैं इसको x कहूँगी तो वो क्या होगा? x/2। अब एक थ्योरम तुम्हारी और आती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अगर किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में एंगल बने होते हैं, माने कि सेम आर्क से बने हुए होते हैं जितने एंगल, वो सारे इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है हमको। कहने का मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PAQ जो है ना, वो इक्वल होगा एंगल PCQ के। इससे आसान थ्योरम पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। कितना आसान है देखो, इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा था कि किसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, वो सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है? आधा। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जो एंगल PAQ है, अब हमने वो थ्योरम तो पढ़ लिया ना, तो उसका इस्तेमाल तो यहाँ कर ही सकते हैं जो पढ़ चुके हैं। तो एंगल जो PAQ है ना, ध्यान दो इधर, वो आधा किसका होगा? POQ का। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि ये इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल और बीच वाला सेंटर पे बना है। अब इसी आर्क से तो ये भी बना है भाई, PCQ भी तो इसी आर्क से बना है कि नहीं? तो यानी कि PCQ भी तो आधा होगा इसका, होगा कि नहीं? अब ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, दोनों सेम ही चीज के आधे हैं, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो 4 लाइन में थ्योरम खत्म है। 1, एक इक्वेशन बना लो, 2, फिर दूसरी बना लो, फिर बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो उससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि एंगल PAQ = PC। ये थ्योरम है 4 लाइन में, ये इसका प्रूफ है। एक्चुअली मैंने जो किया वो सिर्फ प्रूफ किया है बेटा। आप जब एग्जाम में करते हैं तो थ्योरम थोड़ी लंबी हो जाती है प्रूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पहले आप गिवन लिखते हैं, फिर आप टू प्रूव लिखते हैं, फिर अगर किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो उसको लिखते हैं, फिर आप प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये खाली लास्ट वाला पार्ट मैंने किया। गिवन आप समझ जाएंगे, गिवन में आप क्या लिखेंगे? अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, ये आपको गिवन है, एंड सेंटर एंगल POQ गिवन है, एंड 2 अदर एंगल्स ऑन द सरकमफ्रेंस बाय द सेम आर्क PQ। ये सब गिवन, जो जो दिया है आपको, जो जो फिगर में दिख रहा है वो आपको लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जो जो भी आपको लगता है कि इस फिगर में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब जैसे कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट आता है, वहाँ कोई फिगर नहीं आता है। जब आपको थ्योरम प्रूव करनी होती है तो कोई फिगर दिया हुआ नहीं होता, लेकिन फिगर आप खुद बनाते हैं। फिगर आप क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। तो जो बातें इसमें कही हुई है वो कहीं आप दिखाएंगे तो सही ना फिगर में। जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का मतलब है सेम आर्क से 2 एंगल बने हैं, वो दोनों इक्वल हैं, ये आपको तो ये सारी चीज़ें उससे दी हुई है ना, तो उसको आप फिगर में शो करें तो वो गिवन में ही आएगा। आपने ये नहीं सोचना है कि फिगर तो दिया नहीं है तो फिर ये गिवन क्यों हुआ। गिवन वो सारी चीज़ गिवन हुई जो स्टेटमेंट में लिखी हुई। ठीक है, तो ऐसे ही प्रूव करना है। अब इसका इस्तेमाल भी हम क्वेश्चन को प्रूव करने में करेंगे। 2 थ्योरम हमने पढ़ ली। एक हमने ये पढ़ी कि सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का आधा होता है। दूसरी थ्योरम हमने ये पढ़ ली
कि सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं सेम। अब ज़रूरी नहीं है दो ही में एक और बना दूँ फिर एक और बना दूँ, सारे क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारे ही तो सेंटर वाले एंगल के आधे होंगे, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं, मैं आगे बढ़ जाएंगे। फिर करण बनौला की तरह मत कहना कि कहाँ है वो आज, कि मैडम नहीं पढ़ाती है। भाई साहब मैं तो अब तुझे पूरे साल बोलती रहूँगी बनौला, पूरे साल तुम अब मेरे से सुनते रहोगे और मुझे ये ताज जिंदगी याद रहेगा। यहाँ देखो, अच्छा कहने से तो रहे, बुरा बोल रहे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट two other points lying on the same side of the line segment, the 4 points lies on the circle। ये एक थ्योरम है। क्या कह रहा है, समझ आया आपको? ये सब सर के ऊपर से गुजर गया, बताइए। अरे तू समझ आया, सर के ऊपर से गुजर गया। देखो क्या कह रहा है ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब प्रूव करने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट माने लाइन का हिस्सा जो 2 पॉइंट्स से मिलकर बना है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। क्या कहा इसने, ये है इसका फिगर। अगर एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन का टुकड़ा, और ये अगर 2 एंगल इस लाइन के एक ही साइड पर, लाइन की 2 साइड होती है ना, एक इस वाली साइड एक इस वाली साइड, लेकिन अगर ये सेम साइड पे ही 2 एंगल बनाता है, मुझे ना इसको हटाना पड़ता है बार बार आपको थ्योरम दिखाने के लिए, ये प्रॉब्लम है। ये फिगर नीचे चला जाता है आपको, ठीक है, ये फिगर भी समझना है और ये स्टेटमेंट भी समझना है। आप समझिए, if a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lies on the circle। तो चारों के चारों जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं, ठीक है, और इस समय इनको कॉन्साइक्लिक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक, यानी कि एक ही सर्कल के ऊपर जब होते हैं चारों पॉइंट तो उनको कॉन्साइक्लिक कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे, समझ, फिर से समझ लो, 1 बार 2 बार 4 बार समझा दूंगी, फिर मत कहना नहीं आया। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, ठीक है, और वो लाइन सेगमेंट से 2 अदर पॉइंट बनते हैं, जो 2 अदर एंगल बनते हैं जो सर्कल के, जो लाइन के एक ही साइड पे है, मतलब ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, किसी भी एक साइड पे है, तो अब 4 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, 4 पॉइंट हो गए। तो ये चारों पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल के बाउंड्री पर ही होते हैं, माने अगर एक सर्कल खींचा जाए तो ये चारों को टच करता हुआ जाएगा, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो इस बात को प्रूव कर दो, प्रूफ इसने दिया है, देखो। और उस समय देखो ये क्या कह रहा है, इफ पॉइंट्स, अब देखो यहाँ पर वही वाली कहानी लगती है जो हमने बहुत जगह लगाई है। मैं आपको कई बार कहती हूँ कि जो हमें प्रूफ करना होता है हम मान लेते हैं कि वो नहीं है, और फिर उसका उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और उल्टा जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं फिर उसको लास्ट में गलत साबित करते हैं, यानी कि जो हमने पहले सोचा था कि नहीं है वही सच होता है। तो इस तरीके से तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट ए सी ई एंड बी लाइज ऑन द सर्कल। ये कह रहा है कि अगर ए बी सी और ए सी ई और बी कौन कौन से हैं, ए सी ई और बी, अगर ये सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए, पहले यहाँ शुरू से ही देख लो तुम इसको, थ्योरम जहाँ से प्रूफ किया मैं आगे से पढ़ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसने थ्योरम का प्रूफ नहीं दिया, एक तरीके से स्टेटमेंट दिया है इसने, है ना। यू कैन सी द ट्रूथ ऑफ दिस रिजल्ट एज फॉलोइंग। आप इस रिजल्ट का सच ऐसे देख सकते, कह रहे हैं थ्योरम के तौर पे इसने प्रूफ नहीं किया, आप देख ही रहे होंगे, नहीं तो इसमें प्रूफ लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होता है, प्रूफ। तो ये कह रहा है कि इन फिगर, इस फिगर में आप देख लीजिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विद सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट सी और डी पे 2 इक्वल एंगल बनाती है। ये एंगल इक्वल है, इसने खुद क्या रखा है, यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी है। टू शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। हमें एक सर्कल ड्रॉ भी तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। ड्रॉ थ्रू द पॉइंट्स ए सी और बी, तो हम ए सी और बी से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज इट डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डी, वही मैं आपको जो बता रही थी,
ये होता है कि ये सर्कल चारों से होके जाता है, लेकिन हमने एक सपोज कर लिया कि मान लिया ये 3 से होके तो जाता है पर चौथे डी से होकर नहीं जाता, ठीक है, ऐसा सपोज कर लिया। देन इट विल इंटरसेक्ट ए डी। भाई जब ये डी से होकर नहीं जाता है, अगर डी जो है बाउंड्री के ऊपर नहीं है, अगर डी क्या है बाउंड्री के ऊपर नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, देन इट विल इंटरसेक्ट ए डी और एक्सटेंड ए डी एट अ पॉइंट से ई, ठीक है। तो यानी कि अगर ये सर्कल इसके ऊपर से नहीं जाता तो या तो पहले से जाएगा या बाद से जाएगा, यानी कि ये या तो यहाँ से जाएगा ई से या किससे जाएगा, ई डी से, ई डैश से। समझ में आ गया। अगर ये जो सर्कल की बाउंड्री है ये डी से होकर अगर नहीं जाती है तो या तो ई से होकर जाती है या ई डैश से, या उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कह रहा है ये, इसने बता दिया। इफ पॉइंट ए सी ई एंड बी लाइज ऑन द सर्कल। अब मान लिया पहले हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, फिर ये वाला। हम कह रहे हैं कि मान लिया ए सी ई और बी है सर्कल की बाउंड्री, तो सर्कल मान लिया यहाँ से जाता है, माना, ये हम सब सपोज कर रहे, कहानी चल रही है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि एंगल ई ए सी बी जो है वो ए ई बी के बराबर होना चाहिए। ए सी बी जो है वो ए ई बी के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ई जो है सर्कल की बाउंड्री पे है तो इस आर्क से बना वाला एंगल तो फिर ये वाला हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और अभी हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि ए सर्कमफ्रेंस पे एक आर्क से जितने एंगल होते हैं सारे इक्वल होते हैं, तो यानी कि कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, ये और ये, यहाँ तक ये जो है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कह रहा है ये, ठीक है। बट दिया तो ये है, बट दिया ये ए सी बी, हम जो सिचुएशन मान रहे हैं उसमें ए सी बी ए ई बी के बराबर होना चाहिए, पर इसने दिया है कि ए सी बी ए डी बी के बराबर है। इसने ये दिया है कि ये इसके बराबर है ये वाला एंगल, और हम कह रहे हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि सर्कल की बाउंड्री यहाँ से होती हुई जा रही है, वहाँ से नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इस कंडीशन में अगर ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, नहीं हो गए। यानी कि कौन सा एंगल बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला। अगर ये इसके भी बराबर है हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब दोनों एक ही के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ई जो है डी के ही क्या हो ऊपर, जब ई और डी क्या हो एक ही पॉइंट हो, नहीं तो नीचे होगा या ऊपर होगा तो बराबर नहीं होगा। तो ये हमने एक पहले भी करा था किसी थ्योरम में, उस टाइप का ही ये प्रूफ है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है प्रूफ करने के लिए, बस मैं खाली बता रही हूँ। उसके बाद ये जो है ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल, जिसके चारों कोने सर्कल के ऊपर होते हैं। सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों फुट, चारों कॉर्नर होंगे तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। देखिए क्या क्या होती है। अच्छा, पहले इसने कुछ एक्टिविटी दी है कि एंगल्स को मेजर करो, ठीक है। आप रफली बना लीजिए, देखो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप एक रफली सर्कल बनाइए किसी भी डायमीटर का, अभी नहीं घर पे बनाइएगा, एक सर्कल बना लेंगे और उसके ऊपर रफ हैंड से स्केल से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना बिना नापे। बस ये ध्यान रखना कि जब आप उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करें तो उसके चारों कोने सर्कल को टच करने चाहिए, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। फिर आपके पास एक प्रोटेक्टर जैसी चीज़ होती है, डी जिसको कहते हैं, उससे आप ये चारों एंगल मेज़र कर लेना। पहले तो आपने नाप के तो बनाया नहीं है, तो मेज़र कर लेना। तो वही एक्टिविटी कह रहे हैं, ए को मेज़र करो, बी को, सी को, डी को, फिर ए और सी को प्लस करके देखो और बी और डी को भी क्या करके देखो, प्लस करके देखो कह रहे हैं। तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट आपको ये मिलेगा बेटा, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 कितना होता है, 180। यहाँ फिर इसने थ्योरम दे दी, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर किसी क्वेश्चन देने वाले ने खुद ब खुद कहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल मैं तुमको दे रहा हूँ वो साइक्लिक है, अगर उसने साइक्लिक बात कही है तो ये अपने आप ही रिजल्ट निकल के आ जाता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी दिया जाता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यहाँ पर वो साइक्लिक कह नहीं रहा है, आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। तो उस केस में अगर आप इतना प्रूव कर देते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके अपोजिट एंगल का सम आप 180 अगर प्रूव कर देते हैं तो आप ये अगली लाइन में कह सकते हैं कि दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक।
समझ में आ गया? दोनों बात समझ में आई? अगर साइक्लिक उसने बोला है तो इससे ये रिजल्ट अपने आप आ जाता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। यानी ये भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री। जिनका सम 180 होता है वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री। और जिनका सम 90 होता है वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और अगर आपसे बोल रहा है कि प्रूव करिए कि वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाएंगे जिससे कि अपोजिट एंगल का सम क्या आ जाए? 180 आ जाए। ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए, इसका प्रूफ नहीं है आपके उसमें, देखो मैंने टिक कराया है क्या? देख लीजिए, होगा तो बाद में करा देंगे, वैसे नहीं है शायद, करा देंगे। मैं आज क्वेश्चन ये एक्सरसाइज कराने के मूड में हूँ, पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगर इसका प्रूफ होगा तो मैं बिल्कुल करा दूँगी। आप यहाँ देखो, अब घर जाके कहना करण बनौला मैम ने थ्योरम नहीं कराई। ठीक है, मैम ने सारी थ्योरम करा दी, ये सारी के सारी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब प्रूव करने के लिए नहीं है, लेकिन इनको बताना इसलिए ज़रूरी था कि जब आप थ्योरम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में उनको अप्लाई करना ईजी हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि 9.3 जो हम करने जा रहे हैं, इससे पहले जस्ट पहले आपने 4 थ्योरम पढ़ी, 4 थ्योरम पढ़ी। पहली थ्योरम आपने ये पढ़ी, क्या पढ़ी? कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का क्या होता है? डबल। दूसरी थ्योरम आपने ये पढ़ी कि अगर सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बने वो सारे क्या होते हैं? इक्वल। तीसरी आपने ये पढ़ी क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, सॉरी मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक तब कहलाता है जब उसके चारों कोने कहाँ पर हो? सेंटर सर्कल के ऊपर होने चाहिए उसकी बाउंड। चौथा आपने ये पढ़ा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। ये मोटी मोटी 4 बातें आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सब में यही 4 बातें लगेंगी। ठीक है, अब देखो आप इन चारों को याद रखो, सारे क्वेश्चन आपको खुद आते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, कितना आसान। एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्या कह रहा है? फिगर में देख लो, बना हुआ है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 3 पॉइंट है ए बी सी, 3 तो ये है, चौथा भी सर्कल पर ही है। ठीक है ना? विद सेंटर ओ सच दैट, इस तरीके से है कि बी ओ सी 30 है और ये ए ओ बी 60 है। ठीक है, अगर एक और पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ए डी सी निकालो। ओरल क्वेश्चन है, बताओ कौन नहीं बता देगा इसको? 45। भाई ये कितना हो गया? पूरा सेंटर पे बना हुआ है 90। तो ये वाले आर्क से ही तो ये सेंटर पे बना है और इसी आर्क से ये सर्कमफ्रेंस पे बना है। इससे पहली वाली थ्योरम लग जाएगी 9.7। क्या कह रही थी थ्योरम? कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है और अगर उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बना होता है तो सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर का आधा होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उसके सेंटर को 2 हिस्सों में बांट के अलग अलग बता दे, तो मतलब तो इसका यही हुआ कि कुल मिला के 90 है, तो ये कितना होगा? उसका आधा। 90 का आधा कितना होता है? 45। इसमें आप क्या लिखने का तरीका क्या होगा? पहले आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी का सम होगा, पूरा निकालना है तो, यानी कि 60 + 30 यानी कि 90 हो जाएगा। और जब ए ओ सी 90 है तो ए डी सी जो है वो उसका आधा होगा। ए डी सी क्या होगा? उसका आधा होगा। ये थ्योरम बाय थ्योरम लिख देना यहाँ, बाय थ्योरम। तो ये 45 ओरल क्वेश्चन, ओरल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप 10 सेकंड में कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जहाँ कॉर्ड वर्ड आता है आप समझते हैं, कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर से नहीं जा रही है, कहीं और से जा रही है, लेकिन दोनों किनारों को टच कर रही है। अब ये बताओ, क्या सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड नहीं होती क्या? डायमीटर जिसको कहते हैं, डायमीटर भी कॉर्ड होती है। डायमीटर बिगेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायमीटर। कभी ये क्वेश्चन मैं 1 नंबर में देती हूँ कई बार, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉर्ड? कॉर्ड क्या कहते हैं उसको? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से जाती है, उसका नाम होता है डायमीटर। तो अब इसमें ये कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ये सारी कहानी, ये इसका फिगर थोड़ी, हम भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, इसका फिगर ये नहीं है। मैं फिगर भी गलत बना रही, कोई बोल भी नहीं रहा था। हाँ देखो ये इसका फिगर नहीं है बाबू, मैं कुछ भी बोलते जा रही। हाँ हाँ वही तो, तुम्हें गलत भी पढ़ा दो तो तुम्हारे लिए हाँ है, सही भी पढ़ा दो। ये इसका फिगर ही नहीं है, मैं क्या बोलती जा रही हूँ। ये है कॉर्ड जो इसके बराबर ही है, इसके रेडियस की, जितनी रेडियस है उतनी ही क्या है? कॉर्ड है।
तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल। कैसा हो गया? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो ये कह रहा है कि ये जो आर्क है ना, ये सॉरी ये जो कॉर्ड है, ये मेजर आर्क पे भी एंगल बनाएगी, माइनर पे भी बनाएगी। इसी कॉर्ड से एक बड़े वाले आर्क पे भी एंगल बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं उसी। एक कौन बोलना लगाता है? बोलते जब यहीं आके दनकाऊंगी, चिंता मत कर, बहुत ही मारूंगी, वो कैमरे पे ही बोल रही हूँ, कूट दूंगी मैं रख के। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग ऑन, यू आर नॉट लिसनिंग। ये बात मैंने 1000 बार कही है। जो अभी आपका सिलेबस है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर क्लास को ही आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको घर पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं। मैं लिख के दे सकती हूँ इस बात को स्टैम्प पेपर। अगर आप 45 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट जितने की भी क्लास हो रही है उसको अगर ध्यान से पढ़ लें, आपको किसी प्रकार के किसी ट्यूशन पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, सारे टीचर्स की, और कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने यहाँ सुनना नहीं है, फिर 1000 रुपये एक्स्ट्रा ट्यूशन में देकर फिर वहाँ सुनने के लिए जाना। क्यों? इतनी सी किताब है, उसमें ट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, ग्रीटिंग कार्ड किससे मंगाए थे भाई? है इतने अच्छे लाए होंगे। कौन है? 2। अरे लाए हो, अभी तक लाए हो तो खड़े होकर दे दिया होता। कोई नहीं लाए, लाए हो, बहुत अच्छे हो तुम। कोई काम मत करना, जो काम इंटरेस्टिंग है वो भी मत करो, जो अच्छा है वो भी मत करो, जो मेहनत का है वो भी मत करो, जो बिना मेहनत का वो भी मत करो। यहाँ देखो, अब आपको दोनों एंगल निकालने हैं। ये कॉर्ड जो है बड़े वाले आर्क पे, ये है बड़ा आर्क, मेजर आर्क, इस पे जो बना रही है वो भी, और ये कॉर्ड छोटे आर्क पे जो बना रही है वो भी एंगल निकालना है। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट लग गए। अब इसने पहली बात कही कि ये जो ट्राइंगल है, इसमें जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इतना तो हमें इसके पहले सेंटेंस से पता चल गया। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल कितना होगा? 60। अब दूसरी थ्योरम मैंने अप्लाई करी। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि सेंटर पे जितना एंगल बना होता है उसी आर्क से उतना उसका आधा एंगल यहाँ बनता है। तो ये कितना हो गया? 30। वेरी गुड। ये कितना हो गया? 30। अब तीसरा कंसेप्ट लगेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, इसके चारों कॉर्नर कहाँ है? सर्कल के ऊपर है। तो इसका और इसका सम कितना होता है? 180। तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 120। बताओ, ओरल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे? अब ये सारी बातें जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये आपको लिखनी। पहले आप लिखेंगे कि क्यों इसको आपने Q60 कहा, इसने दिया तो नहीं था, ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल्स टू रेडियस OA एंड OB, तो देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AOB, ब्रैकेट में बाय थ्योरम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बाय थ्योरम लिख दो तो ये 30 हो गया इसका आधा। फिर आप लिखेंगे कि ABCD ACBD is a cyclic quadrilateral, therefore sum of angle D and C equals to 180, और ये आपको पता है 30, तो बाकी 180 में से माइनस कर दीजिए 30, ये कितना बचेगा? बस इसी चीज़ को आपने लिख देना है। लिखने का मेथड आपका अपना भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट और जो भी आप लिख रहे हैं वो राइट होना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका आपका स्वयं का हो सकता है, लेकिन वो राइटली लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको मैथ्स को हिस्ट्री की तरह तो नहीं लिखना है, हिस्ट्री की तरह लिखना है, मैथ्स को मैथमेटिक्स की तरह से ही लिखना है। क्योंकि अब वहाँ पर क्योंकि के लिए बिकॉज नहीं लिखा जाता मैथ्स में, क्या लिखते हैं? सिंस का साइन होता है। तो मैथ एंगल के लिए एंगल नहीं लिखेंगे आप, एंगल आपको हिस्ट्री में लिखना होगा तो आप एंगल लिखेंगे इस पर, यहाँ लिखना होगा तो एंगल ऐसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीके में फर्क है। ठीक है, अब हिस्ट्री में मुझे लिखना है तो मैं सेंटेंस में लिखूंगी कि जो है एंगल ACB आधा है, एंगल इज हाफ ऑफ एंगल AOB, लेकिन यहाँ पर मैं सिंबल से दिखाऊंगी कि दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ। तो मेरा मतलब समझा क्या रही हूँ मैं कि आपको राइटली लिखना है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि मैम ने जैसा लिखा है कि वर्ड टू वर्ड वैसे लिखना है। आप अगर आपके दिमाग में मैथमेटिक्स की समझ है तो आप अपने स्टाइल से भी लिख सकते हैं, पर मेथड राइट होना चाहिए लिखने का। ठीक है, अरे समझ गए? हाँ ना तो बोला करो, आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका थोड़ा दिमाग लग रहा है नहीं? क्वेश्चन में अप्रोच आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ ना, क्यों नहीं बोलते हो? अब इसको बता दो फिर, कौन बताएगा मुझे? आपको क्या निकालना है? BDC निकालना है, BDC ये निकालना है। मुझे बताइए कितना होगा। ऐसे ओरल इसको देख के, फिगर को देख के अपने थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और बता दीजिए कितना होगा BDC। बता देंगे अभी चौथा वाले, तीसरा ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, पहले चौथा बता। तू ही खड़े हो जाए, कितना हो गए? हाँ, कौन बोल रहा है? विनय खड़े हो गए। कितना? विनय कह रहे हैं कि ये 80 होगा, BDC 80 होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? और कैसे होगा फिर मैं पूछूंगी इसका। ये विदेश कह रहा है, हाँ ठीक कह रहा है विनय, ठीक है। और प्रतिभा इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। प्रियांशु इज अंडरस्टैंडिंग। प्रियांशु खड़े हो जाओ। कैसे होगा बेटा? डायगोनल? यहाँ डायगोनल कहाँ है? डायगोनल होता है, ट्रायंगल होता है? हाँ ट्रायंगल बोलो। वेरी गुड। पहले इसमें हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमें इतना तो अगर कुछ भी नहीं पता है तो इतनी बेसिक बात तो हमको पता ही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी तो इसमें मुझे दो तो पता, इस लाइन को मत देखो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। तो दो एंगल तो मुझे पता ही है, एक है 69, दूसरा है 31। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 100। और तीनों का सम कितना होता है? 180। 180 में से 100 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब 80 ये है, निकालना ये है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये सेम आर्क से बने। अभी तो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी आपको, सेम आर्क से बाउंड्री पे यानी सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? बराबर। अब देखो यहीं पर वो आपकी नॉलेज और चेक कर रहा है कि बच्चे ने समझा कि नहीं समझा। वो पूछ आपसे ये वाला एंगल भी सकता था, पर उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा। वो ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को इस थ्योरम की समझ डेवलप हुई कि सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल सारे इक्वल होते हैं। तो अगर वो इसको निकाल लेगा तो फिर वो ये रिलेट कर सकता है कि ये और ये बराबर है। ये पूछना चाहिए, जिसमें से आधी क्लास 90% क्लास फेल हो गई इस कंसेप्ट को डेवलप करने। तो पता है लॉजिकल अप्रोच अपनी डेवलप करिए बेटा। ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्वेश्चन किताब के बाहर का भी पूछा जा सकता है इसी कंसेप्ट पे बेस करके। मैं इसी क्वेश्चन को एग्जाम में दूसरे तरीके से दे सकती हूँ। हो सकता है मैं एंगल चेंज कर दूँ, क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दूँ, कुछ और पूछ लूँ। हो सकता है मैं एग्जाम में इसको और इसको दे दूँ, इसको पूछ लूँ, या इसको और इसको दे दूँ, इसको पूछ लूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? थ्योरम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मूलाज, उस पर मैथमेटिक्स तो अनंत है ना, इनफाइनाइट है। उसका जब नंबर्स ही फाइनाइट नहीं है तो मैथमेटिक्स कैसे फाइनाइट होगी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। नॉलेज का कोई था नहीं होता, वो तो कहीं तक भी जाता। तो आपसे कैसे भी, आपको कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा, जब आप अप्रोच लगाने लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है बुकिश क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा तो भी आप कर लेंगे। टीचर कैसे कर लेते हैं? आपको लगता है टीचर को कैसे आता है? टीचर को भी प्रैक्टिस से ही आता है। सालों से एक ही चीज़, उनको उतने फॉर्मूले याद है, उतनी थ्योरम्स पता है, उनको याद रखा हुआ है, डेली वो एक ही काम कर रहे हैं, तभी उनको भी आता है। आप भी प्रैक्टिस, आप कैसे किसी स्पोर्ट में अच्छे हो जाते हैं? जब उस स्पोर्ट को आप रेगुलर खेलते हैं, उसको टाइम देते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। म्यूज़िक में कैसे अच्छे हो जाते हैं? लगातार रियाज करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। अगर 1 महीना रियाज ना करिए आपकी आवाज़ चली जाएगी, वो वाली जो है। जब तक रियाज में नहीं आओगे, डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही सुर यहाँ बैठेंगे। तो वो चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, ये रूल हर चीज़ में अप्लाई होता है। मास्टर कोई भी नहीं होता, और मास्टर कभी कोई हो भी नहीं सकता किसी भी चीज़ में। जैसे कोई कहता है मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट फुली नहीं, 100% एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, है ना। जैसे कहते हैं आइंस्टाइन के बारे में कि आइंस्टाइन कितने इंटेलिजेंट थे, वो भी अपने दिमाग का कुछ % हिस्सा ही यूज़ कर पाए थे, कुछ %, तो भी वो इतने इंटेलिजेंट। मतलब हम अपने दिमाग का ना बहुत पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट इतने में भी इस्तेमाल नहीं करते जितना आपको नॉलेज है, हो सकती है।
तो आप अप्रोच लगाना सीखिए। क्वेश्चन का रट्टा मारेंगे तो आपको कभी कुछ भी नहीं आएगा, ये याद रखिए। मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल की टीचिंग से, मैं आपको बता रही हूँ। मैथमेटिक्स का कभी रट्टा नहीं लगाया जा सकता, ना साइंस का लगाया जा सकता है, दोनों सब्जेक्ट समझने वाले। रट्टा किसका लगाया जाता है? जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे आपके 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये इसका आप रट सकते हो उनके नाम को, कॉन्टिनेंट 5 ही रहेंगे, 6 तो होने वाले नहीं है ना। रिवर्स के नाम आप रट सकते हो, वो स्टैटिक चीज़ है जो चेंज नहीं होती। जो चीज़ चेंज रेगुलर हो रही है, जिसमें इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, उनको आप कहाँ तक याद रखोगे? उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये कह रहा है तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ। बैल लग गई, चलो बस, मैंने तीसरा रह गया।